नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में बड़े बदलाव करेगी कांग्रेस और इस नेता को पार्टी प्रभारी बनाने की अटकलें हो गई हैं तेज। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार में 900 किसानों पर कार्रवाई, नहीं मिलेगी कोई सब्सिडी, और इसी के साथ आपको जिलों की लिस्ट भी बताएंगे जहां पर किसानों के साथ कार्रवाई हुई है उन पर और उनको अब सब्सिडी नहीं मिलेगी। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि शरद पवार का बड़ा बयान, कृषि कानून पर पुनर्विचार करे सरकार, किसानों के धैर्य की परीक्षा ना लें। तो दोस्तों, यहां पर शरद पवार ने भी किसानों का खुला समर्थन किया है, सरकार से अपील की है कि उनकी बात सुनी जाए और उनका जो पेशेंस है उसका टेस्ट ना लिया जाए, उनकी धैर्य की परीक्षा ना ली जाए। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार में बड़े बदलाव करेगी कांग्रेस, इस नेता को पार्टी प्रभारी बनाने की अटकलें तेज। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस बिहार में बड़ा बदलाव करने का विचार कर रही है। कांग्रेस पार्टी के आलाकमान ने बिहार में पार्टी प्रभारी के तौर पर काम कर रहे शक्ति सिंह गोहिल को हार का दोषी बता रही है। खबर है कि जल्द ही बिहार का प्रभार राहुल गांधी के बेहद करीबी रणदीप सिंह सुरजेवाला को दिया जा सकता है। बिहार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी आरजेडी समेत कई पार्टियों के साथ महागठबंधन करके चुनाव लड़ी थी। इस चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटें ही हासिल हुई थी, जबकि बिहार में खुद पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जनसभाएं और रैलियां की थी। बिहार में 243 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 125 सीटें हासिल कर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। वहीं विपक्षी महागठबंधन को इस चुनाव में 110 सीटें मिली थीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में 900 किसानों पर कार्रवाई, नहीं मिलेगी सब्सिडी। यहां देखिए सभी जिलों की लिस्ट। जी हां दोस्तों, बिहार में पराली जलाने के आरोप में कृषि विभाग ने 900 किसानों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। अब इन किसानों को 3 साल तक कृषि आधारित लाभुक योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा, यानी कि 3 साल के लिए इन किसानों के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से भुगतान की जाने वाली सरकारी प्रोत्साहन राशि को रोक दिया गया है। पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग सख्त हो गया है। बिहार सरकार ने पिछले 3 महीने में 900 किसानों के खिलाफ यह सख्त कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि 11 जिलों के किसानों पर सरकार ने यह एक्शन लिया है। इसको लेकर अधिकारियों द्वारा पदाधिकारियों को लगातार निर्देश दिया जा रहा है, किसानों को भी जागरूक किया जा रहा है। लेकिन अधिकारियों के आदेश के बावजूद किसान धान कटने के बाद खेतों में पराली जला रहे हैं, जिससे मिट्टी को नुकसान के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। जिसे देखते हुए कृषि विभाग पराली जलाने वाले किसानों को चिन्हित कर उन्हें सरकार द्वारा मिलने वाली योजनाओं से वंचित कर रहा है। आपको बता दें कि पूरे भारत में बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले साल से इस तरह की व्यवस्था लागू की गई है, जो वायु प्रदूषण के लिए एक प्रमुख कारक है। डीबीटी स्थानांतरण के लिए राज्य कृषि विभाग के साथ कुल 1.64 करोड़ किसान पंजीकृत है। बिहार में जिन 900 किसानों के ऊपर कार्रवाई की गई है, उसमें से सबसे ज्यादा किसान 462 किसान रोहतास जिले के हैं। इसके अलावा कैमूर के 133 और नालंदा के 100 किसान शामिल हैं। आपको बता दें कि रोहतास और कैमूर जिला शाहबाद क्षेत्र के प्रमुख धान उगाने वाले जिले हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शरद पवार बोले, कृषि कानून पर पुनर्विचार करे सरकार, किसानों के धैर्य की परीक्षा ना ले। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसान अड़े हुए हैं, वहीं सरकार भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। दिल्ली में गतिरोध जारी है। इस बीच विपक्ष भी मोदी सरकार पर हमला बोलने के साथ ही नसीहत दे रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख और पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने सरकार से कृषि कानूनों पर पुनर्विचार करने की मांग की है। पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि सरकार को कृषि कानूनों के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। इन कानूनों को बिना चर्चा के पारित किया गया था। सभी ने सरकार से कहा था कि वे इस पर चर्चा करें, लेकिन विपक्ष की बात को दरकिनार करते हुए सरकार ने कृषि कानूनों को संसद से जल्दबाजी में पारित किया। पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि ऐसा मत सोचो कि अब केंद्र सरकार किसानों की मांग को सुनने के मूड में नहीं है, इसलिए यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। अभी यह आंदोलन दिल्ली सीमाओं तक सीमित है। यदि सही समय पर निर्णय नहीं लिया गया तो यह आंदोलन अन्य जगहों पर फैल गया। मैं अनुरोध करता हूं कि किसानों की धैर्य की परीक्षा ना लें। आपको बता दें कि किसान आंदोलन का आज 16वां दिन है और दिल्ली के बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। सरकार की सारी कोशिशें अब तक विफल साबित हुई हैं। आज इस मुद्दे पर मीडिया से मुखातिब हुए कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने एक बार फिर किसानों से धरना तोड़ने की अपील की। साथ उन्होंने एक नया सवाल भी खड़ा किया।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे किसान, पीएम मोदी ने लोगों से की खास अपील। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच चल रही तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसानों की मांग है कि सरकार इन तीनों कानून को वापस ले। सरकार कानून वापस लेने की बजाय सिर्फ संशोधन का प्रस्ताव दे रही है। इसी बीच किसान संगठनों ने इसे लेकर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से किसान आंदोलन को लेकर गुरुवार को की गई मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने की अपील की है। भारतीय किसान यूनियन ने कृषि कानूनों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। याचिका में तीनों कृषि कानूनों को चुनौती दी गई है। इससे पहले गुरुवार को किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ किया कि वो कानून वापस होने तक आंदोलन खत्म नहीं करेंगे और अपनी लड़ाई तेज करेंगे। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से अपना आंदोलन खत्म करने और संशोधन प्रस्ताव पर बात करने की मांग की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों ने किया कोविड नियमों का उल्लंघन, एफआईआर दर्ज। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर के रेड लाइट में धरने पर बैठे किसानों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। किसानों पर कोविड नियमों का पालन न करने का आरोप लगाया गया है। महामारी एक्ट और अन्य धाराओं में किसानों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये किसान लामपुर बॉर्डर से जबरन दिल्ली की सीमा में घुस आए थे और सिंघू बॉर्डर के रेड पर डेरा जमाकर बैठ गए थे, जिसके कारण तब से रेड लाइट ब्लॉक है। बता दें कि लगातार 15 दिन से किसान दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर धरना दिए बैठे हैं। ये किसान तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं और इन्होंने सरकार का लिखित प्रस्ताव ठुकरा दिया है, जिसमें इनकी कई मांगों को मानते हुए सरकार ने कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा था। किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया है और आंदोलन को और तेज करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सरकार की ओर से किसानों को मनाने की और कोशिश की जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन समाप्त कर सरकार का साथ देने की अपील करते हुए कहा कि नया कानून किसानों के हित में है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी पर किसानों को लिखित भरोसा देने को भी तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसान जब चाहे सरकार उनसे बातचीत करने को तैयार है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार को 6 महीने की मोहलत, फिर बिहार सरकार की खामियों पर हल्ला बोलेगी एलजेपी। जी हां दोस्तों, चुनाव में प्रदर्शन के बाद लोजपा की सभी कमेटी को भंग करने का लोजपा सांसद प्रिंस राज ने कहा कि चुनाव के दौरान नए लोग जुड़े हैं और वोट शेयर भी बढ़ा है, इसलिए नए लोगों को जिम्मेदारी देने के लिए कमेटी भंग हुई है। हम नई ताकत के साथ शुरुआत करेंगे। वहीं बिहार में नई सरकार में अपराध बढ़ने पर लोजपा सांसद ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि नई सरकार को 6 महीने का समय दिया जाएगा, उसके बाद ही हम कुछ कहेंगे। वहीं किसानों की समस्या के मामले पर लोजपा सांसद ने कहा कि बातचीत हो रही है, जल्द ही मामले को निपटा लिया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू प्रसाद की जमानत पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई कल। जी हां दोस्तों, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले लालू प्रसाद को रांची की सीबीआई कोर्ट से 7 साल की सजा सुनाई गई है। लालू प्रसाद ने आधी सजा काट लेने के आधार पर जमानत मांगी है। पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए दावा किया था कि लालू प्रसाद की आधी सजा पूरी नहीं हुई है, इसलिए जमानत का लाभ नहीं मिल सकता। इस पर हाईकोर्ट ने निचली अदालत और जेल के रिकॉर्ड की जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था और यह बताने को कहा था कि आधी सजा पूरी हुई है या नहीं। यदि शुक्रवार को लालू प्रसाद को जमानत मिल जाती है तो वह जेल से बाहर निकल जाएंगे। उनके खिलाफ झारखंड में चारा घोटाले के 5 मामले चल रहे हैं। चारा में उन्हें सजा सुनाई गई है। इनमें 3 में उन्हें आधी सजा काटने पर जमानत मिल गई है। एक मामले में अभी सीबीआई कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 10 किलो सोना लेकर फरार, दुकान में 5 करोड़ की डकैती, जांच में जुटी बिहार पुलिस। जी हां दोस्तों, बिहार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दरभंगा में सोने चांदी की दुकान से दिन दहाड़े 5 करोड़ की डकैती की खबर आई। करीब आधा दर्जन अपराधियों ने हथियार के बल पर वारदात को अंजाम दिया। लूट में 10 किलो से ज्यादा सोने के जेवर और लाखों रुपए नकदी भी शामिल हैं। लूट की घटना को अंजाम देकर भागते समय अपराधियों ने करीब 25 से 30 राउंड फायरिंग भी की और बाइक पर सवार होकर भाग निकले। अपराधी अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे और अपने साथ लूट के सोने और नकदी ले जाने के लिए बैग भी लेकर पहुंचे थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली दंगों पर सीपीएम की रिपोर्ट, हिंसा भड़काने में अमित शाह का मंत्रालय जिम्मेदार, हिंदुओं ने किया हमला, बचाव में लगा रहा दूसरा पक्ष। जी हां दोस्तों, दिल्ली में सीएए एनआरसी कानूनों के विरोध में फरवरी में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह को सीधे हिंसा भड़कने और जांच में पक्षपात करने का जिम्मेदार करार दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमित शाह के अंतर्गत आने वाला गृह मंत्रालय कई मायनों में हिंसा भड़काने के पीछे जिम्मेदार
विचार था। सीपीएम ने अपनी इस रिपोर्ट को उत्तर पूर्व दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा फरवरी 2020 नाम से निकाला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा को दिल्ली दंगे कहना गलत है। दंगे वह होते हैं जहां दोनों पक्ष बराबर के भागीदार होते हैं। हालांकि यहां आक्रामकता हिंदू पक्ष की भीड़ की तरफ से था, जबकि दूसरे पक्ष ने खुद को ऐसे हमलों से बचाने की कोशिश की। लगभग सभी क्षेत्रों में ऐसे वीडियो सबूत हैं जहां पुलिस को हिंदुत्ववादी भीड़ का पक्ष लेते देखा जा सकता है। बता दें कि दिल्ली हिंसा में कुल 53 लोगों की जान गई थी। इनमें 40 मुस्लिम और 13 हिंदू शामिल थे। लेफ्ट पार्टी की रिपोर्ट में आगे कहा गया, 11 मार्च 2020 को अमित शाह ने संसद को बताया कि वे दिल्ली के प्रमुख पुलिस अधिकारियों से संपर्क में हैं और हालात की निगरानी कर रहे हैं। सवाल यह है कि 24 फरवरी को जब हिंसा भड़की तब कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया गया? आखिर क्यों सेना नहीं तैनात की गई? यहां तक कि दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की संख्या भी बेहद कम और तैनाती काफी देर से की गई थी। दावा किया गया है कि 23 फरवरी से 27 फरवरी के बीच 26 लाख आबादी वाले एक जिले में सिर्फ 1393 से 4756 जवान ही तैनात रहे थे। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।